हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉयल स्टडी अड्डा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 9th क्लास के साइंस का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। हम लोग ये वाला चैप्टर सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स काफ़ी मुश्किल होती है उनके लिए, तो हम आज यहीं से ही स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, उसके अंदर कितने स्टेट्स होते हैं, क्या उसकी पोजीशन होती है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और बाकी और भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी बनेगी और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में आते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन होता है जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होती है उस फिनोमिना को बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर डेफिनेशन आए या फिर ये चीज़ आए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस और एक्सप्लेन दिस, तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं लिखनी है बल्कि आपको उस डेफिनेशन के बाद एक दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं और साथ में ही एक ऐसा डायग्राम, ऐसा मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल है कि ऐसा डायग्राम, बाकी मतलब आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देना है। एग्ज़ाम्पल यानी कि ऐसा डायग्राम में भी एग्ज़ाम्पल देना है ताकि एग्जामिनर देखते के साथ ही अट्रैक्शन आपके क्वेश्चन की तरफ हो और वो आपको फुल मार्क्स दे। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी आता है, ना कि सिर्फ आपने थ्योरी में रट्टा मारा है बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी इसका मतलब पता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर आगे आते हैं। स्टेट्स क्या होते हैं? स्टेट दो तरीके के स्टेट्स होते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। क्या होता है दूसरा? स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में आता है कि कोई भी एक चीज़ रखी है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे आप बैठे हो, एक वॉल खड़ी है। फिर एक आता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में होता है कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, क्लॉक, प्लेन उड़ रहा है, सी के अंदर बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सब मोशन में आ जाते हैं और ये दोनों आपके रेस्ट में आ जाते हैं। अगर आपको कोई पूछे स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो आपने बोलना है कुछ भी नहीं। क्या बोलना है? कुछ भी नहीं। और इसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था यू आर सिटिंग। ध्यान से सुनना, आप बैठे हो लेकिन आपके अंदर यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मोशन में है। ठीक है, एक वॉल खड़ी है, वॉल में मूवमेंट नहीं है लेकिन वॉल में बहुत सारे एटम्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, जो कि मोशन में है। यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इन मोशन। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जैसे ये मिस्टर एक्स है, ये सीधी रोड पर चलते जा रहे हैं, वॉक इन स्ट्रेट लाइन, इन्हें बोला जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन में चलते जा रहे हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मेन पोजीशन। पोजीशन क्या चीज़ होती है? पोजीशन आपको अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब डायरेक्शन या फिर पोजीशंस है ना। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही नहीं होता है। पोजीशन का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जब भी कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करे उसे बोला जाएगा पोजीशन। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल ये है कि हम मान लेते हैं कि हमने मिस्टर एक्स को पूछा है कि भाई आपका घर कहाँ है। ठीक है, हमने मिस्टर एक्स को पूछा वेयर इज़ योर हाउस। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो क्या आप इतनी सी इंफॉर्मेशन से मिस्टर एक्स के घर पहुंच पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी पे तो है, लेकिन ये नहीं बताया कि 5 किलोमीटर कहाँ से। एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, या फिर वहाँ के उनके घर के पास जो मेन मार्केट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ से 5 किलोमीटर है, कहाँ है आपको नहीं बताया, तो आप इतनी सी चीज़ से नहीं पहुँच पाओगे। चलिए, अगर मिस्टर एक्स ने ये बता दिया कि उनका घर जो है वो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्या आप इस इतनी सी इंफॉर्मेशन से उनके घर पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते हैं इतनी सी भी। क्यों नहीं पहुँच सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ मिस्टर एक्स का घर है, लेकिन एयरपोर्ट से तो 4 रास्ते जाते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। 5 किलोमीटर बोला है, आप 5 किलोमीटर का कैसे पता चलेगा कि कहाँ की तरफ 5 किलोमीटर? तो जब तक मिस्टर एक्स हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि मेरा घर एयरपोर्ट से साउथ वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर है, तब तक हम उनके घर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तब तक हम उनके घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें पोजीशन के लिए हमारे पास पूरी तरह से, यानी कि पूरा हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए कि इतनी दूरी पे, इस जगह से और इस डायरेक्शन में, ये 3 चीज़ें होनी हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट और सबसे मेन, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है वो, इट इज़ द लोकेशन फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज़ मेजर्ड। वो लोकेशन जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मिस्टर एक्स के घर का एग्जाम्पल पढ़ा, इसके अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यही बताया ना हमें कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एयरपोर्ट क्या हुआ हमारा? एयरपोर्ट हुआ हमारा रेफरेंस पॉइंट। एयरपोर्ट क्या हुआ हमारा? रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऐसी जगह जहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इस वाले एग्जाम्पल में एयरपोर्ट था हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम ऑरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल में ये आ जाए ऑरिजिन, तो कंफ्यूज नहीं होना, रेफरेंस पॉइंट को ही बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि अभी पीछे जैसे मिस्टर एक्स ने हमें डायरेक्शन नहीं बताई थी कौन सी डायरेक्शन में, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। अब सेंस ऑफ डायरेक्शन वहाँ तो बता दी, अब अगर हम ये पूछें कि स्ट्रेट लाइन मोशन में पोजीशन या फिर डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसके अंदर कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये आपका एक आता है नंबर लाइन। ये आपकी बुक में भी नंबर लाइन दी हुई है। नंबर लाइन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। इंटीजर, राइट साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सेम वही है। ये ज़ीरो जो है इसे ऑरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहीं से हम नापेंगे, यहीं से ही डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो इसे बोलेंगे ऑरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब एक ये है, ये आदमी है, ये पहले 1 मीटर पर जाता है, फिर उसके बाद ये 4 मीटर पर जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, इस तरफ को, राइट की तरफ को ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये 2 के बीच में आ जाए यहाँ पर। अब ये 5 किलोमीटर 6 मीटर इसके बीच में आ गया, 5 मीटर और 6 मीटर के बीच में। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 5.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.5 मीटर। देखिए, ये हमारा 1 पर है, तो पोजीशन क्या हुई? 1 मीटर। दूसरा हमारा 4 पे है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा? 4 मीटर। तीसरा हमारा 5 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 5.5 मीटर। और उसके बाद ये कई बार नेगेटिव में भी चला जाता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि इसी साइड जाएगा, इस साइड भी तो जा सकता है। इस साइड जाएगा तो हमारा नेगेटिव में आएगा। पोजीशन क्या हुई हमारी? -2 मीटर, माइनस का 2 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं ही करूँगी आपसे। अ कार पोजीशन पॉजिटिव, अगर एक कार है, ठीक है, वो कार चल रही है, अब वो आपके नंबर लाइन के अकॉर्डिंग
पॉजिटिव इंटीजर्स में जा रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? राइट डायरेक्शन में। कहाँ आएंगे? राइट डायरेक्शन में। एक कार की पोजीशन है वो 0 है, तो कहाँ आएगा? वो आएगा ऑरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट पे। ठीक है। एक आएगा कार आपका नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो कहाँ जाएगा? लेफ़्ट में। कहाँ जाएगा? लेफ़्ट में। चलिए अब आता है अगला हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आगे भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। वेक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर जो हमारी चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पे। कहाँ डिपेंड करती हैं? डायरेक्शन पे। फॉर एग्जांपल पोजीशन। हमने मिस्टर एक्स का पढ़ा, जब हमने मिस्टर एक्स का घर पूछा हमने, तो उन्होंने जब तक हमें डायरेक्शन नहीं बताई थी तब तक हम उनके घर नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ जिसके अंदर डायरेक्शन मेन हो उसे बोला जाएगा वेक्टर। क्या बोला जाएगा? वेक्टर। यानी कि पोजीशन हमारा क्या हुआ? पोजीशन हमारा हुआ वेक्टर। फिर आएगा फोर्स। फोर्स इसके अंदर मैंने लिखा है कि वेक्टर है। किस तरीके से है ये मैं आपको बताती हूँ। कोई भी एक गेट है, ठीक है, हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं खोलने के लिए, पुश कर रहे हैं उसको बहुत बुरी तरह, लेकिन वो खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुल करके खुलेगा। ठीक है, क्योंकि वो पुल करके खुलेगा। तो यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन मेन हो गई कि डायरेक्शन अंदर की तरफ को होगी या बाहर की तरफ को। ठीक है, तो इसके अंदर भी डायरेक्शन मेन हो गई। तो ये किस में आया? हमारा वेक्टर में। अब इसमें तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे लिए डायरेक्शन मेन है इसकी? नहीं, डायरेक्शन हमारी मेन नहीं है। अब हम अगर पूछे कि दिल्ली का क्या टेम्परेचर है या मुंबई का क्या टेम्परेचर है या फिर किसी भी जगह का क्या टेम्परेचर है, तो उसमें क्या आएगा? उसमें डायरेक्शन देखी जाएगी कि ये ऊपर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। नहीं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? स्केलर्स। किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर डायरेक्शन मेन नहीं होती है उसे बोला जाएगा स्केलर्स। क्या बोला जाएगा? स्केलर्स। मास यानी कि उसकी वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम। कोई भी एक बॉल है, प्लास्टिक की बॉल, ठीक है, अब हम अगर पूछे कि उसमें वॉल्यूम कितनी है, उसके अंदर मास कितना है, तो क्या आप उसकी डायरेक्शन देखोगे? ऊपर कितना है, नीचे कितना है, साइड में कितना है, इधर कितना है, राइट लेफ्ट कितना है? नहीं ना। तो इसके अंदर भी डायरेक्शन मेन नहीं है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? स्केलर्स। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें हैं, ये हो गई हमारी। उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और ये बहुत ज़्यादा मेन है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, कोई भी एक आदमी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आता है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। फिर बी से सी का प्लेसमेंट जो है, यानी कि बी से सी का जो बीच का डिफरेंस है वो है 2 किलोमीटर। यानी कि टोटल कितना चला वो? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ हमारा? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो कवर किया है बॉडी ने, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। इसके अंदर जो इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो मेन नहीं होती है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हमने डिस्टेंस बता दिया क्या होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है मैथ्स में, उसमें क्या होता है? ये एक 90 डिग्री का ऐसे बन रहा होता है, ऐसे 90 डिग्री का बन रहा होता है, और फिर ये ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस करके ऐसे आता है एक, जो इस वाले को बोलते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है आपका। सेम वही है, ये ऐसे ऐसे करके आपका डिस्टेंस आया है, ये बीच में
ये जो चीज़ है ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट वो होता है द शॉर्टेस्ट सेपरेट बोथ इनिशियल एंड फाइनल, यानी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों के बीच का, उन्हें बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस अब आप बोलेंगे कि ये तो वेक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन दी हुई है, वेक्टर होता है, लेकिन नहीं, ये स्केलर होता है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले ये देख लो कि डिस्प्लेसमेंट की ये है डेफिनेशन, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। और ये मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एस से। कहीं भी एस आ जाए तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि स्पीड को भी एस बोला जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ज़ीरो हो सकता है? कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट अब यहाँ से घूम के यहाँ पर वापस आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी एक पर्सन है, ये पूरा राउंड करके यहाँ पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट हुई हमारी ज़ीरो। क्या हुई? ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कवर किया ना उसने। डिस्टेंस चाहे 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, लेकिन डिस्टेंस तो कवर किया है ना उसने, तो डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हम उन्हें वेक्टर और स्केलर्स क्यों बोल रहे थे, वो हम अभी देखते हैं। देखिए, ये हो गया, ये हमने पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है 5 2, जिसके अंदर हमारा डिस्टेंस आ रहा था 7। ये हमने मान लिया कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो आ रहा है 6। क्या आ रहा है? 6। अब इसी को इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी एक जना है, वो ए से बी पे यानी कि 5 किलोमीटर जाता है, फिर बी से सी पे जाता है यानी कि 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया? डिस्टेंस हमारा अभी भी 7 है। डिस्टेंस हमारा अभी भी 7 है, यानी कि जो डायरेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मूवमेंट वाली है, डायरेक्शन से हमारे डिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि डायरेक्शन से जिस पर इफेक्ट ना पड़े उसे क्या बोलते हैं? उसे स्केलर्स बोलते हैं। तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ? स्केलर्स। डिस्टेंस से हमारे डिस्प्लेसमेंट में ज़रूर फ़र्क पड़ा है, सॉरी, डायरेक्शन से हमारे डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ा है। ऐसे में ये 7 आ रहा है, लेकिन ऐसे में ये क्या आ रहा था? 6, क्योंकि हम इसका और तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये सीधा ही जा सकता है, वो तो 7 ही आएगा। फिर ऐसे निकाल कर ये कितना आ रहा था हमारा? 6। तो यानी कि हमारे डायरेक्शन चेंज होने से जिस पे फ़र्क पड़ रहा है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी? वेक्टर। ये हमने पीछे पढ़ा था ना कि वेक्टर और स्केलर्स क्या होते हैं, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। चलिए, हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया। अब हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है, यानी कि उसके ऊपर डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, यानी कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है, हमें पता है। टाइम जो होता है ये भी स्केलर होता है। कैसे होता है? अब जैसे आपने ये वाला पढ़ा था, ABC वाला, ठीक है। अब ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे, इसके ऊपर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। कभी भी आप स्कूल भी जाए ना, तब भी जैसे आप बोलें कि हाँ भाई शॉर्टकट है, ये लॉन्ग है, कभी भी आप टाइम नोट करके देखना, सेम आएगा। तो यानी कि डायरेक्शन से टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलेंगे स्केलर। क्या बोलेंगे? स्केलर। तो जो स्पीड होती है वो होती है स्केलर हमारी। वेलोसिटी होता है वेक्टर। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा v, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स में
ये इज इक्वल्स है, इज इक्वल्स में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है। स्पीड इसी फॉर्मूले से निकलेगी, ये मीटर पर सेकंड से निकलती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि इस हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्पीड के लिए, आंसर उसका मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, आंसर उसका मीटर पर सेकंड में आएगा। ये थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट मेन होता है। अगर आपने ये गलत लगाया तो इसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी मीटर पर सेकंड में निकलता है। ठीक है, इसका भी मीटर पर सेकंड में निकलता है, तो ये भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि हाँ भाई किसी एक का ही निकलता है या ऐसा है, दो का निकलता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एवरेज स्पीड। अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा ना क्या फॉर्मूला, हम उसी को थोड़ा सा इसके अंदर प्रैक्टिकल में देखते हैं। कोई एक चीज़ है, वो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि उसने 5 बार अपनी पोजीशन चेंज की। 5 बार पोजीशन चेंज की, लेकिन डिस्टेंस कितना? D1, D2, D3 और D4, 4 डिस्टेंस आए हैं हमारे पास। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है यानी कि जितना भी हमने अब तक डिस्टेंस कवर किया है उतना, अपॉन में जितना हमने टाइम लिया है उतना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा टाइम टेकन। टाइम टेकन हमारा कैसे आएगा? टाइम टेकन भी हमारा ऐसे ही है, T1, T2, T3 और T4। तो ये हो गया हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ऐसे करके हम निकालेंगे। अब यहीं अगर वेलोसिटी का देख लिया जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये देखिए V1, V2, V3 और V4, ये हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट्स है हमारी। तो इसके अंदर आ गया 1, 2, 3, 4, अपॉन में टाइम तो वही आएगा। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म